वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टर। आज से हम NISM सीरीज 7 सेक्रेटरी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, देन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टेस्ट डिटेल्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इस सर्टिफिकेशन के, लाइक आप ये सर्टिफिकेशन अगर करते हो तो आपको क्या क्या, लाइक कौन कौन से जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एंड सबसे लास्ट नॉट द लिस्ट चैप्टर वाइज वेटेज, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम इसे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डिस्कस कर लेंगे। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए, सो दैट कि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाली हूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप अपडेटेड रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट NISM सीरीज 7 सेक्रेटरी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है एज लाइक NISM सीरीज 8। ओके, अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज NISM 8 जो है, अगर आप एज ए इक्विटी डीलर वर्क करना चाहते हैं तो आपको सीरीज 8 जो है वो कंपलसरी होता है मॉड्यूल, राइट। सिमिलरली NISM 8 के साथ साथ में आजकल NISM 7 भी कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास NISM 7 सीरीज नहीं है तो आपको जॉब तो लग जाती है इक्विटी डीलर की विथ NISM सीरीज 8, बट आपको बाद में NISM सीरीज 7 को भी क्लियर करने के लिए बोला जाता है, प्लस NISM 5। तो ये जो 3 सर्टिफिकेट है ये एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है फॉर इक्विटी डीलर प्रोफाइल। और अगर आप ब्रोकर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो, बट मेनली अगर आप कोई टर्मिनल हैंडल करते हैं आइदर NSC का या फिर ब्रोकर का, तो ये 2 सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, NISM सीरीज 7 और NISM सीरीज 8। नॉर्मली जो NISM सीरीज 7 सर्टिफिकेट होता है ये रिस्क मैनेजमेंट टीम के लिए होता है, RMS बोला जाता है उन्हें, रिस्क मैनेजमेंट टीम। ये टीम क्या करती है कि लाइक हम जो भी ऑर्डर्स पंच होते हैं इन अ डे ब्रोकर के पास, ठीक है, तो ये 2 वेरिएशंस में होते हैं, आइदर इक्विटी डीलर के थ्रू, दैट मीन्स क्लाइंट जो है इक्विटी डीलर को कॉल करेंगे एंड उनके पास से ऑर्डर पंच करते हैं, या फिर ऑनलाइन सेल्फ ऑर्डर पंच करते हैं। तो नॉर्मली ब्रोकर्स का क्या होता है ना, कुछ रूल्स होते हैं कि 310 तक ही आपको इंट्राडे अलाउ रहता है इंट्राडे ट्रेड करना, ठीक है। आफ्टर 310 आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जो पंच डे ऑर्डर पंच होते हैं इन अ डे, तो 310 पे आपको उनको कट करना पड़ता है। अगर आप कट नहीं करते हैं तो जो RMS टीम रहती है उनके पास फाइल रहती है एंड वो ऑटो फाइल जो है स्क्वायर ऑफ में डालते हैं और ये पोजीशन 310 के बाद में ब्लॉक होके अप टू 330 ये क्लियर कर देती है RMS टीम। तो RMS टीम का मेन वर्क प्रोफाइल यहाँ से स्टार्ट होता है। वो असेट और फंड जो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर के अकाउंट में होते हैं उनको मैनेज करते हैं, नॉट इन सेंस कि वो उनके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। वो एक्सचेंज डेबिट एंड क्रेडिट की लिस्ट जो रहती है वो एक्सचेंज से इन और आउट होती है। फॉर सपोज किसी क्लाइंट ने परचेज किया है तो ब्रोकर एक्सचेंज के पास लिस्ट देता है, अगर किसी क्लाइंट ने सेल किया है तो भी एक्सचेंज को वो रिक्वेस्ट देता है फॉर क्रेडिट द शेयर, ठीक है। तो असेट और फंड को हैंडल करते हैं। देन रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रेविलेंस, यानी कि जो भी इन्वेस्टर के अगर कुछ कंप्लायंस वगैरह आती है या फिर कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है, क्लियरिंग में नहीं हुआ है, ऑक्शन में गया है कोई भी स्टॉक, तो वो भी कंप्लीट RMS टीम देखती है। देन इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। देन एक्टिवली हैविंग अ बियरिंग ऑन ऑपरेशनल रिस्क, और जो ऑपरेशनल रिस्क बियर होती है एक्टिविटी मतलब मार्केट एक्टिविटीज में, तो उनको भी मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे इन शॉर्ट वर्ड्स बोला जाए
तो आफ्टर इक्विटी डीलर जो एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो पोजीशन रहती है वो आरएमएस टीम की रहती है, और वो आरएमएस टीम जो रहती है वो अराउंड 10 to 11 ईयर एक्सपीरियंस पीपल्स होते हैं जिनको शेयर मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस होता है। सो इनिशियल लेवल पे आप अगर एज अ फ्रेशर NISM 7 एग्जाम दे रहे हैं तो आइदर या तो आपको, क्योंकि मैक्सिमम जो क्या बोलना चाहिए हेड ऑफिसेस रहते हैं वो मुंबई में रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर मुंबई में ज्वाइन करते हैं तो आपको असिस्टेंट आरएमएस की जॉब लग सकती है, ठीक है। बट अगर आप मुंबई के बाहर जॉब देख रहे हैं एक नॉर्मल, तो आपको ये दोनों सर्टिफिकेट का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा एंड देन आप एज अ इक्विटी डीलर की जॉब कर सकते हैं। बट इनिशियल लेवल्स पे एज अ इक्विटी डीलर की ही जॉब लगती है, और इक्विटी डीलर के लिए ये दोनों सर्टिफिकेट कंपलसरी। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने कंपलसरी कर दिया है, बट कुछ ब्रोकर ओनली NISM 8 के साथ में भी आपको हायर कर लेते हैं। वो लेटर ऑन आपको बोलते हैं कि आप NISM 7 सीरीज भी जो है वो क्लियर कर दीजिए। ये इतना कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी है। इवन आरएमएस के पास भी NISM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट भी होता है। अगर उनके पास इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको ओनली इक्विटी ही, वो इक्विटी का ही रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेरिवेटिव का रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उनके पास में इक्विटी डीलर का सर्टिफिकेट भी रहता है। और कंबाइंड सर्टिफिकेट होता है उनके पास में। नॉर्मली उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है दैट वन इज NISM कॉमन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कॉमन डेरिवेटिव जो रहता है वो इक्विटी, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में। सो ये तीनों कवर करता है कॉमन डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस NISM सीरीज 7। तो आप प्योरली अगर आरएमएस प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट टीम के लिए अगर आप प्रोफाइल सर्च आउट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको NISM 8 की जगह NISM कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेट देना चाहिए, प्लस NISM सीरीज 7 सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं आरएमएस के लिए। बट यहाँ पे वही चीज़ आती है कि आप अगर मुंबई में हैं लोकलाइट, देन तो आपके लिए बहुत इजी है आरएमएस में एंटर करना। बट अगर आप मुंबई के बाहर से हैं तो नॉर्मली क्या होता है ना, आरएमएस टीम एचओ में ही बैठती है, जो हेड ऑफिस रहते हैं ना वहीं पर ही आरएमएस टीम बैठती है, बाकी कहीं और आरएमएस टीम नहीं बैठती है। तो थोड़ा सा हमको जब वैकेंसी ही नहीं रहेगी हमारी खुद की सिटी में तो कैसे मिलेगा आरएमएस का जॉब। तो आप ये मत लेके चलिए कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वाला सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपको डायरेक्टली आरएमएस की जॉब लग जाएगी। हाँ, अगर आप रीलोकलाइज होने के लिए रेडी हैं तो देन आरएमएस जॉब मिल सकता है। प्लस एक और यहाँ पर है, अगर फॉर सपोज एज ए इक्विटी डीलर विद बोथ द सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे 7 to 10 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो भी आप आरएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो आरएमएस डिपार्टमेंट रहता है ना, ये अधिकतर ज़्यादा एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट होता है, इनको मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज आप समझ रहे हैं, आप एक क्वांटिटी का भी अगर ऑर्डर पंच कर रहे हैं ना मार्केट में, तो वो वहाँ पर डायरेक्ट कैश का ट्रांजेक्शन होता है, और अगर वहाँ पे आप मिस्टेक हो गई तो वो अमाउंट कंपनी पे नहीं करती है, टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो जिस पर्सन ने ऑर्डर पंच किया है ना भाई। तो आरएमएस टीम बहुत ही ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि आप समझ रहे हो, उसका नाम ही रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क को मैनेज करके चलती है, ब्रोकर एंड पे भी और क्लाइंट एंड पे भी, ठीक है। सो ये हम इन डिटेल, और अगर आप लोग बोलेंगे कि तो मैं इस पे इन डिटेल एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि आरएमएस टीम एक्चुअल क्या करती है ना। बट बेसिक नॉलेज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। सो एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन आपको किन किन चीज़ों का बेसिक नॉलेज हो जाता है। सो आपको इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट का एक बेसिक नॉलेज आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज आ जाता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेड होते हैं, डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको पता लग जाता है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट में आपको कंप्लीट डिटेल्स होती हैं,
सेबी जितने भी रेगुलेशंस को लॉन्च किया हुआ है मार्केट में रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट और मनी मार्केट, तो उन सब का डिटेल्स आपको पता लग जाता है। यहाँ पर मेनली हमको सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है ना। देन आपको जो फंक्शंस होते हैं फ्रंट ऑफिस के, मिडिल ऑफिस के एंड बैक ऑफिस के, सिक्योरिटी ब्रोकिंग फर्म के, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स पता लग जाती है। देन आपको जो ट्रेड लाइफ साइकिल है उसका कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाता है। देन जितने भी पार्टिसिपेंट्स स्टेप्स और जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड लाइफ साइकिल में, उनके बारे में आपको नॉलेज हो जाता है। आपको बैक ऑफिस टीम का जो मेन रोल रहता है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। देन आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट समझ में आ जाता है। और इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये वाला पूरा जो है ये कंप्लायंस के बारे में है, ठीक है। तो इसको फुल इंफॉर्मेशन आपके पास में रहती है, आपके पास में नॉलेज रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा है कि लाइक जिन्होंने इक्विटी डेरिवेटिव वाला सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन कर रखा है, तो उनको बहुत इजी रहेगा इस सर्टिफिकेट का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, बिकॉज इक्विटी डेरिवेटिव के जो लास्ट के 5 चैप्टर्स हैं वही इन डेप्थ चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, कुछ अलग नहीं है। एक ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला जो चैप्टर रहता है और 2 चैप्टर हैं इससे रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में कवर कर चुके हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हमको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक से बहुत सिंपल सर्टिफिकेट एग्जाम है। नॉर्मली पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑपरेशनल किस तरीके से सिक्योरिटीज फर्म्स जो रहती हैं, ब्रोकिंग फर्म्स जो रहती हैं, उनका ऑपरेशन वर्क किस तरीके से होता है, तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट हमको ये बताता है। दैट्स ऑल, उसी का बेंचमार्क हमको प्रोवाइड करता है या बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। देन नेक्स्ट असाइनमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो असाइनमेंट स्ट्रक्चर के लिए आई थिंक हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहिए। ओके, सो असाइनमेंट स्ट्रक्चर जो रहता है इसका वो कुछ ऐसा रहता है। फी आपको 1500 प्लस पड़ती है, 1500 एग्जामिनेशन फी है, प्लस इस पे टैक्सेस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको फी लगती है। ड्यूरेशन 120 मिनट्स का रहता है, मतलब अराउंड 2 आवर्स का। ओके, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। नॉर्मली सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आई थिंक नहीं आते हैं, ओके। और मैक्सिमम मार्क्स, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं वो भी 100, लाइक ईच क्वेश्चन जो रहता है वो फॉर 1 मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। परसेंटेज इसमें 50% है। NISM 8 में 60% पासिंग मार्क्स था, इसमें 50% ही पासिंग मार्क्स है। वैलिडिटी 3 इयर्स की। अगर आपका 3 इयर्स कंप्लीट होता है तो आप 2 तरीके से अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर सकते हैं, या तो आप अगेन एग्जाम अपेयर कर सकते हैं या फिर आप CPE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप 1 मंथ बिफोर ही CPE के लिए सीट्स बुक कर लें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ये कुछ कोर्स हैं जिनमें हम 1 या 2 दिन पहले सीट चेकआउट करते हैं तो हमको सीट्स मिलती नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एटलीस्ट आप 1 मंथ बिफोर ही CPE के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें या इनरोलमेंट कर दें। अदरवाइज जो कॉमन सर्टिफिकेट्स रहते हैं तो उनमें सीट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बिफोर 1 और 2 डे। ओके, देन आप रजिस्टर कहाँ से कर सकते हैं, तो एज यू नो कि जो NISM की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप, अगर आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो इनरोलमेंट एग्जामिनेशन इनरोलमेंट वाले सेक्शन में आपको नेविगेशन मेन्यू में मिल जाएगा इनरोलमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे जाके आप एग्जाम के लिए इनरोल कर सकते हैं। फॉर सपोज आप CPE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इनरोलमेंट सेक्शन में आपको CPE इनरोलमेंट मिलेगा। वहाँ पे जाके आपके पास जो भी ऑलरेडी सर्टिफिकेट है और एक्सपायर होने वाला है, तो वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 डे ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी NSC की, एंड आपका सर्टिफिकेट विद इन 24 आवर्स आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट आ जाएगा, और विद इन 2 वीक्स आपको
मेल आ जाएगा सर्टिफिकेशन का। ओके, सो बेनिफिट्स क्या हैं? ये सर्टिफिकेट आपको जॉब रेडी कर देता है। फॉर सपोज अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है NISM 8 प्लस NISM 7 प्लस NISM 5A, ओके, सो ये सर्टिफिकेट्स, तीनों सर्टिफिकेट के कॉम्बिनेशन आपको क्या करते हैं, जॉब रेडी कर देते हैं। यहाँ पे आपको मे भी हो सकता है कि अगर अदर कैंडिडेट्स ओनली NISM 8 के साथ है और आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हैं तो आपको प्रिफर किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल केसेस में ओनली NISM 7 वर्क नहीं करता है, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। आपको NISM 7 को किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन के साथ ही करना होगा। अगर आप ओनली NISM 7 करके जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिर इक्विटी डीलर मॉड्यूल रहता है, तो वो एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, प्लस NISM 7 आप कर सकते हो। बट अगर आप RMS के लिए जा रहे हो तो आपको खुद को सोचना है आपको टर्मिनल कैसे मिलेंगे, है ना। वो टर्मिनल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा और प्लस NISM 7 के लिए जाना पड़ेगा। और कुछ कंपनीज होती हैं जो ओनली NISM 7 में मांगती है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन आती है कि मुंबई में ही वो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं मैक्सिमम। आजकल वैसे दिल्ली और कोलकाता में भी जॉब्स अवेलेबल हैं RMS के लिए, तो आप ये 2 जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड 1 मुंबई। और साउथ के लिए आई थिंक चेन्नई वगैरह में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको सिक्योरिटीज मार्केट क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सबका आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक प्लस पॉइंट मिलता है, यहाँ पे आप जो कस्टोडियंस रहते हैं ना, ठीक है, या फिर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, अगर आपने फॉर सपोज MBA बहुत ही अच्छी जगह से कर रखा है, राइट, और NSC की वैसे वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, बहुत रेयर निकलती हैं, बट आप वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे तो आपको अगर कोई अच्छी वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कस्टोडियन में आप जो कस्टोडियन इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, अगर आपको क्लियरिंग और सेटलमेंट साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल का नॉलेज होता है। इवन बहुत सारी ऐसी MNCs हैं, सो आप एक बेसिक नॉलेज के लिए भी ये सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी MNCs हैं, BNY है, HCL स्ट्रेट है, देन आई थिंक लाइक नंबर ऑफ WNS है, E-क्लर्क है, नंबर ऑफ ऐसी MNCs हैं जो कि बेसिक नॉलेज मांगती हैं सिक्योरिटीज मार्केट का, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड ट्रेड लाइफ साइकिल, और फ्रेशर्स को ही वो लाइक प्रेफर करती हैं हायर करने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये सर्टिफिकेट का एक नॉर्मल नॉलेज। फॉर सपोज मतलब आप सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो, 1500 रुपीज़ नहीं खर्च करना चाह रहे हो, बट आप अपना एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज आप क्रिएट करना चाहते हो फॉर इंटरव्यू पर्पस और फॉर लाइक आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो MNCs में, तो भी आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप ब्रोकिंग फर्म में जाना चाहते हैं तो ब्रोकिंग फर्म में तो कंपलसरी आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, आपके पास सर्टिफिकेट रहता है तो ही वो आपको अलाउ करते हैं। देन नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स भी इस सर्टिफिकेट को दे सकते हैं और कंपनीज फ्रेशर को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि MNCs भी हायर करती है और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि आप एज अ फ्रेशर उनके पास जाओ। बस यहाँ पे कुछ MNCs रहती हैं जो ओनली MBA या फिर उनको चाहिए होता है BBA फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन, ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो अगर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाला आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही वो आपको प्रिफर करते हैं, और डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड और सिक्योरिटीज मार्केट क्लियरिंग सेटलमेंट से रिलेटेड कितना नॉलेज है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपको ओनली 8 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है।
और मैं आपको ये चैप्टर वाइज वेटेज स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि सारे चैप्टर्स इंटरलिंक है। अगर फॉर सपोज आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स के लिए जाएंगे तो ये चारों चैप्टर्स आपके इंटरलिंक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला चैप्टर स्किप कर दिया तो चलेगा या ये वाला चैप्टर स्किप कर दिया तो चलेगा। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, लास्ट के ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें से कभी कभार मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदरवाइज 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली यही जो मेन 6 चैप्टर्स हैं मेन, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट जो है ये आई थिंक यहाँ पे आप 5 मार्क्स कर लीजिए, और जो सेकंड चैप्टर है इसको अराउंड 10 मार्क्स का कर लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें से अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, लाइक सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ओके। अगर जिन्होंने ऑलरेडी डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है तो डेरिवेटिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। देन सेकंड चैप्टर इज मार्केट पार्टिसिपेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में। यहाँ पे ये आपको क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर, इनका भी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया हुआ है इस चैप्टर में। देन थर्ड चैप्टर ये 10 मार्क्स का है। देन थर्ड चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज ब्रोकिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे आपको फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस के ऑपरेशन और मैकेनिज्म पढ़ना है। ये 15 मार्क्स का चैप्टर है। देन थर्ड वन इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, मार्जिन कलेक्शन, ओके, जो हमने लाइक इक्विटी डेरिवेटिव के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, 8th और 9th चैप्टर में पढ़ा था। तो somehow आपको वही सब पढ़ना है यहाँ पे। देन क्लियरिंग प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, किस अकाउंट से डेबिट होता है, किस अकाउंट से क्रेडिट होता है, मार्जिन कौन कलेक्ट करता है, कितना मार्जिन कलेक्ट करता है, मार्क टू मार्केट कब कलेक्ट करना होता है। तो ये सारा डिटेल्स हमको चैप्टर 5 में पढ़ना है। देन चैप्टर 6 सेटलमेंट प्रोसेस, इन और आउट फंडिंग आपको पढ़ना है, ओके। देन आपको प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट पढ़ना है, पीएनएल सेटलमेंट पढ़ना है। तो ये सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी 20 मार्क्स का चैप्टर है। देन लास्ट वाला इन्वेस्टर ग्रिविलेंस एंड एट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमको जो कंप्लायंस से रिलेटेड रहता है तो वो पूरा चैप्टर यहाँ पे ये वाला टॉपिक कवर करेगा। एंड लास्ट अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर, जो ब्रोकर्स के थ्रू अदर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो उनसे रिलेटेड हमको ये इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली 8 ही चैप्टर हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप यदि सिर्फ नॉर्मल बेसिक इसकी थ्योरी भी पढ़ के जाते हैं तो इजीली एग्ज़ाम क्रैक होता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं या कुछ। इक्विटी डेरिवेटिव जितना टफ एग्ज़ाम नहीं है ये, उससे सिंपल एग्ज़ाम है। बस ये है कि जिसको थ्योरी बोरिंग लगती है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ अच्छा लगता है ऑपरेशन एंड मैकेनिज्म समझना ब्रोकिंग के, तो बहुत इजी एंड सिंपल सर्टिफिकेशन है ये, और बहुत इजीली आप ओनली 50 मार्क्स ही हैं इसके, 50% आप लेके आते हो तो पास हो जाते हो। और मैं नॉर्मली सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग ना ये मत, इस पे फोकस मत कीजिए। आपका गोल ना 100 मार्क्स नहीं होना चाहिए, आपका गोल ना एग्ज़ाम को पास करने का होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड, मतलब ये बहुत बड़ी बात है शायद तक, बट एट द एंड जिसके पास में आप 100% के लिए जाओगे और आपके अगर ज़्यादा मार्क्स, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए और आपने अटैम्प्ट तो किया, आपको 50 मार्क्स भी आ रहे थे, बट चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के कारण आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुआ है और आप वो 50 भी नहीं कर पाए, है ना। बिकॉज क्या हो जाता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा 0.25% माइनस होगा, बट एक्चुअली में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप 1.25 मार्क्स से आप पीछे हो जाते हैं। एक तो क्वेश्चन गलत हुआ, उसका एक नंबर पूरा चला गया, और वो क्वेश्चन गलत होने के कारण जो 25.25 मार्क्स जो कट हुए हैं वो अलग, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी गोल आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ना कि परसेंटेज। वाई? बिकॉज आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो
मतलब वो लोग देखते भी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट पे कितने मार्क्स हैं, कितने नहीं मार्क्स। आपको सिर्फ इसी बेस पे लेते हैं कि आपको नॉलेज कितना आपने गेन किया है, आपका बेसिक कितना है, आपको पता है सिक्योरिटीज मार्केट का या कैपिटल मार्केट का या डेरिवेटिव्स का या इवन ओटीसी का। आप ये सब वर्ड्स से आप बहुत फैमिलियर हो जाने चाहिए आफ्टर सर्टिफिकेशन। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सामने वाला आपसे डेरिवेटिव, ऑप्शन, स्ट्रेटजी, कॉल, इन द मनी, आउट द मनी, पुट, ये सब पूछते हैं, आपको सब बताते हैं, उनको बताते आना चाहिए। वहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंगली आपको हायर करते हैं या नहीं हायर करते हैं, बेसिस पे हायर नहीं करते हैं। क्रिकेट एग्जाम में कितने मार्क्स हैं। एडवाइस कि आप लोग जो आपको पास करना है वो पास करना रखिए, ना कि सेकंड गोल। एंड सेकंड गोल आपका ये होना, फर्स्ट गोल थिंक ये फर्स्ट गोल होना चाहिए। फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आपका बहुत 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 ही कि आपसे अच्छा बन जाए, कि आपसे कभी भी पूछे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर, ठीक है। सेकंड थिंग ये होना चाहिए कि आपको पास होना है। थर्ड में ये आना चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स से पास होना है। तो ये आपके 3 गोल होना चाहिए जब आप कभी भी एक सर्टिफिकेट एग्जाम मिनिमम आप 15 डेज में कवर हर एक चैप्टर एक दिन का है मुश्किल से, इवन एक दिन भी नहीं। जिसने ऑलरेडी इक्विटी डेरिवेटिव पढ़ रखा है तो उसके लिए ये दोनों, इवन ये तीनों चैप्टर में कवर सिंगल डे में कवर होंगे, ये तीनों चैप्टर एक दिन में कवर होंगे और ये दो में कवर एक दिन में कवर होंगे। तो 3 डेज में तो आपका ये पूरा, मतलब आप ऑन एन एवरेज 10 डेज रखिए अगर आप क्वेश्चंस वगैरह सब प्रैक्टिस करते हैं। प्लस ये इसका 2 दिन ले लीजिए, भले 4 दिन, और 6 दिन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। तो 10 दिन का आप मैक्सिमम या मिनिमम टाइम आप बोल सकते हो कि मिनिमम 10 डेज आप प्रिपरेशन करेंगे और ये एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। बहुत सिंपल रहता है, बिल्कुल इसमें मतलब ऐसा बहुत होश पोश या एक्स्ट्रा स्टडी नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इक्विटी थोड़ा में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ती है, बट सीरीज 7 में एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मल स्टडी में भी आप इजीली 50, और इवन समटाइम्स तो हम लॉजिक अगर हमारे एकदम क्लियर है तो लॉजिक बेसिस पे ही पूरा एग्जाम निकल जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में और आपका टाइम टेबल सेट करने में। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट कि जितने भी न्यू अपडेटेड वीडियोस हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एंड यू गेट ऑल्सो अपडेटेड, और आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम को